Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj Rajpura, District Patiala. Students, let's continue our chapter 11th Transport in Plants. और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम करने लगे हैं वो है प्लाज्मोलिसिस और दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे वो है इम्बाइबिशन। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हमें प्लाज्मोलिसिस को समझना है तो हमें ये जो 5 टर्म्स हैं इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अगर इन टर्म्स एंड डेफिनेशन की हमें नॉलेज है तभी हम प्लाज्मोलिसिस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और सॉल्वेंट, सल्यूट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं ये आपने केमिस्ट्री में भी आई एम श्योर कि आपने की होंगी। चलो एक बार हम फिर इनको रिकॉल कर लेते हैं। देखो, सल्यूट को समझने के लिए हम सॉल्ट की एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट हम घर में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं। जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं सल्यूट। और जिसके अंदर हमने डिज़ोल्व की, यहाँ पे हमने पानी की एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जिसके अंदर हमने सल्यूट को डिज़ोल्व किया वो क्या है, सॉल्वेंट है। जब सॉल्ट प्लस वाटर दोनों को हमने डिज़ोल्व कर दिया तो हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर बना जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सो सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीनों जो टर्म्स हैं आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इन तीनों टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब आपने सल्यूट एंड सॉल्वेंट को समझ लिया तो सॉल्यूशन भी आपने देख लिया कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर बनता है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस बीकर में जिसमें हमने सॉल्ट एंड वाटर डिज़ोल्व किया हुआ है। तो इसमें मैंने जो सॉल्ट है वो डाला 10 ग्राम, सल्यूट इज़ 10 ग्राम, और जो मैंने इसमें सॉल्वेंट लिया वो मैंने लिया 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये हाइपोटोनिक हम क्यों बोलते हैं अभी हम समझते हैं। इसमें मैंने 5 ग्राम ऑफ सल्यूट लिया और वाटर की जो मेरी क्वांटिटी है वो 100 ml ही है, 100 ml मैंने वाटर लिया। अब आप इन दोनों में बताओ कि सल्यूट किस में ज़्यादा है। बीकर ए में सल्यूट ज़्यादा है, बीकर बी में सल्यूट कम है। तो वो सल्यूशन जिसमें सल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। अब आप बोलोगे कि 100 ml है दोनों में तो सॉल्वेंट कम कैसे है। बेटे, हम फ्री सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हमने सॉल्ट ज़्यादा डाला है तो हमारा जो फ्री वाटर है वो कम हो जाएगा। सो वो सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में हमारे पास सल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें हमने 5 ग्राम सॉल्ट डाला था, ठीक है, 100 ml वाटर था तो फ्री वाटर था वो हमारा ज़्यादा था इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो जस्ट टू रिमेंबर, हाइपर मीन्स मोर सॉल्यूट, हाइपो मीन्स लेस सॉल्यूट। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब देखो, जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, हम बात करें प्लांट सेल की बात करें या हम एनिमल सेल की बात करें, तो वो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। मैंने एक सेल लिया, इस सेल में सपोज जो सल्यूट था वो 10% था। ठीक है, अब सेल में तो और भी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेलिज होते हैं, और भी मिनरल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, मैट्रिक्स में बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम
ये मान के चल रहे हैं कि इस सेल में 10% सॉल्ट है और हमने इसको एक जो है बीकर में रखा जिसमें सॉल्वेंट में 20% सॉल्ट है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सोल्यूट किस में ज़्यादा है, इस सेल में सोल्यूट ज़्यादा है या यहाँ पे 20% सोल्यूट ज़्यादा है? ऑब्वियसली 20% इज़ मोर देन 10%, सॉल्ट ज़्यादा है इसमें। तो अब हमें पता है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सॉल्ट एंड वाटर को ही माइंड में लेकर चलो कि इसमें जो है 10% जो हमारा सॉल्ट है तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा 90 वाटर होगा। हमारा 20% सॉल्ट सोल्यूशन है तो इसमें 20 सॉल्ट है एंड 80 वाटर हो सकता है। ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस सेल में क्या है, सॉल्ट कम है, सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या होगा, इस सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जब वाटर सेल से बाहर निकलता है तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या हो रही है, एक्स ऑस्मोसिस हो रही है, क्योंकि हमने सेल को कौन से सोल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, जिसमें सोल्यूट क्या था, ज़्यादा था एज कंपेयर टू दिस अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। तो एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब पानी सॉल्वेंट सेल से बाहर निकल गया। क्लियर, सो ये हो गई एक्स ऑस्मोसिस। अब हम समझते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अब आपको पता है, अगर हम प्लांट सेल की एग्जांपल लें तो ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज हैं, और प्लांट सेल के अराउंड क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, अगर हम इस सेल वॉल को रिमूव कर दें with the help of cellulase enzyme, आपको पता है pectinase and cellulase they can remove the cell wall। तो जो हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो सेल होगा विदाउट सेल वॉल उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। क्लियर, समझ आया आपको? अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्लाज्मोलिसिस। अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, सपोज मैंने इस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। अब आपको पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है। सो ये कौन सा सॉल्यूशन लिया मैंने, जिसमें मैंने प्लांट सेल को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है तो क्या होगा, इसमें से एक्स ऑस्मोसिस होगी। एक्स ऑस्मोसिस जब होगी तो जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। लेट्स चेंज द कलर। सेल का प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया। ठीक है, क्यों श्रिंक हुआ, क्योंकि इसमें से पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म से पानी बाहर जाएगा, फिर वैक्यूल से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकलेगा, हमने अभी समझा कि जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो सेल है इसमें सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से श्रिंक हो गई, हमारा प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल ड्यू टू वाटर लॉस। वाटर लॉस क्यों हुआ, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से हुआ, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। क्योंकि हमने इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट था वो श्रिंक हो गया। सबसे पहले कॉर्नर से श्रिंक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर चारों तरफ से श्रिंक हो जाती है और ये हमारा जो सेल है श्रिंक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो ये हमारा है प्लाज्मोलाइज्ड सेल जिसमें से पानी बाहर को मूव कर गया। अब ये सेल जो है ये श्रिंक हो गया तो इसको हम बोलते हैं फ्लैक्सिड सेल। ठीक है,
फ्लैक्सिड सेल हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, जैसे आपने देखा होगा कभी हमारी जो फुटबॉल होती है या बास्केटबॉल होती है, अगर उसमें से हवा निकल जाए तो जिस तरह से इसकी शेप हो जाती है, इसी तरह से हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाता है, फ्लैक्सिड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। Now the question might comes in your mind, can plasmolysis be reversed? क्या जो हमारा प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है उसको हम नॉर्मल स्टेज पे ला सकते हैं? हम उसको नॉर्मल स्टेज पे तभी ला सकते हैं जब क्या होए, उसका पानी वापस अंदर एंटर करे, तभी वो नॉर्मल होगा ना। तो पानी को अगर एंटर होना है अंदर तो हमें इस सेल को, अब आपका आएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन सिनेरियो, हमें इस सेल को हाई कंसंट्रेशन वाटर, यानी कि हमें इस सेल को कौन से सोल्यूशन में रखना पड़ेगा जिसमें सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, हमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखना पड़ेगा जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। और सेल के अंदर क्या है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, सेल में क्या है, लेस वाटर है इस टाइम, क्योंकि ये फ्लैक्सिड हो चुका है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और हमारा जो सेल है वो हम बोलेंगे कि डीप्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, डीप्लाज्मोलिसिस हो चुकी है। सो फ्लैक्सिड सेल को जब हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो हमारा सेल जो है टर्जिड हो गया। अब यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, टर्जिड। टर्जिड का मतलब कि जब पानी सेल के अंदर मूव कर गया तो सेल हमारा दोबारा से स्वेल हो गया, उसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो टर्जिड हो गया। टर्जिड मीन फुल ऑफ वाटर। ओके, तो ये जो टर्जिड प्लांट सेल है इसमें क्या होगा कि जब पानी अंदर मूव कर जाता है तो पानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, प्रोटोप्लाज्म के वैक्यूल्स के अंदर है, तो वो सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा। जैसे हम हवा भरते हैं बैलून में, या जो हमारी साइकिल की ट्यूब होती है जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो ट्यूब में जो हवा है वो टायर जो होता है बाहर उसके ऊपर प्रेशर डालती है। इसी तरह ये जो पानी अंदर चला गया ये सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, और सेल वॉल है जो अंदर की तरफ प्रेशर डालेगी। तो ये जो बाहर की तरफ प्रेशर डल रहा है सेल वॉल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्गर प्रेशर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल इनलार्जमेंट होती है टर्गर प्रेशर से, सो इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉमनली आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मी या आपके जो आंट्स हैं जब पिकल्स बनाती हैं, सपोज मैंगो का पिकल बनाया, मैंगो का अचार बनाया उन्होंने, तो उसमें वो एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा सोल्यूट डाल रहे हैं तो हमने कौन सा सोल्यूशन बनाया, बोलो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यू आर राइट। तो हमने इस सॉल्ट में, इस पिकल में हमने क्या डाला, सोल्यूट ज़्यादा डाला। सोल्यूट किस फॉर्म में था हमारा, सॉल्ट की फॉर्म में, तो हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाया। अब कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस सॉल्ट, इस जो हमारे अचार के अंदर सपोज एंटर कर जाता है तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें जो पानी है उस बैक्टीरिया का वो निकल जाएगा और बैक्टीरिया की जो है डेथ हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम डालते हैं वो एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ऐसी जो जेलीज होती हैं उसमें हम एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं। एक्स्ट्रा शुगर मीन्स एक्स्ट्रा सोल्यूट, एक्स्ट्रा सोल्यूट मीन्स हमने हाइपरटोनिक बना दिया, तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। देखा हमने इसमें, इट्स सो टेम्पटिंग। ओके, नाउ एक बार फिर हम तीनों जो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक को रिवाइज करते हैं। एक मैं आपको और टर्म बताऊंगी, आइसोटोनिक। जब आप हाइपर एंड हाइपो को समझ जाओगे तो आइसोटोनिक इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस सेल को मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा। आप देख रहे हो कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन थी वो श्रिंक हो गई अवे फ्रॉम द सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया, वैक्यूल श्रिंक हो गया, क्योंकि वाटर बाहर को मूव कर गया। ठीक है, सो इसने क्या लिखा है कि वाटर पार्टिकल्स मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स एंड डिटैचेस फ्रॉम द सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस।
इसके ऑपोजिट अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें सोल्यूट कम है, तो वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। पहले वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, फिर वैक्यूल में एंटर करेगा और फिर वो टर्जिट हो जाएगा। वाटर पार्टिकल्स मूव इनटू द सेल, सेल वॉल काउंटरएक्ट, ठीक है, और टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा और हमारा जो सेल है वो टर्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आया हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? अगर हम सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में सेल को उस सोल्यूशन में रखें जिसकी बाहर के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी सेम है, ठीक है। अब हमने सपोज एक इस सेल को इस सोल्यूशन में रखा जिसमें कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट की बाहर भी सेम है और सेल के अंदर भी सेम है, तो उसमें क्या होगा? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही रहेंगी, ठीक है। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन जो है इक्वल होती है दोनों मीडियम्स में। अब स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल करते हो क्लास में, प्लाज्मोलाइसिस का प्रैक्टिकल भी है हमारे सिलेबस में, तो जनरली जो है रोयो लीव्स को लिया जाता है। अदरवाइज़ आप प्लांट का कोई भी जो है पील ले सकते हो। हम अनियन की पील लेके भी प्लाज्मोलाइसिस शो करते हैं, लेकिन आप कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये रोहियो प्लांट ही क्यों लिखा हुआ है? उसका रीज़न क्या होता है? जो इसका साइटोप्लाज्म, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसमें पिगमेंट्स के करके कलर्ड होता है, तो हमें कलर्ड श्रिंक्ड प्रोटोप्लाज्म क्लियरली विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करते हैं? रोयो प्लांट देखते हैं, अगर हमारे स्कूल में अवेलेबल है, हम उसके लीफ की पील उतारते हैं। पील उतारने के बाद हम उसमें सोडियम क्लोराइड का जो है 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं ताकि हम सोल्यूशन को हाइपरटोनिक बना सकें। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब हमने पील को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा और आपको इस तरह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्लियर दिखता है। देखो अपनी जो सेल वॉल है उससे वो कितना दूर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हम रोयो लीव्स का जो है यूज़ करते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक एनी पील फ्रॉम द प्लांट सेल। चलो अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल कैसे बिहेव करता है अगर हम उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। जब भी किसी एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द एनिमल सेल ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर निकल आएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल और सेल क्या हो जाएगा? हमारा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो सेम ही होगा जैसे प्लांट सेल में होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे एनिमल सेल को तो क्या होगा? पानी सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पानी इतना अंदर जा सकता है कि सेल बर्स्ट हो सकता है, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो इससे भी सेल की डेथ हो जाती है। अब आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि जब हमने प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस की थी या हमने उसकी टर्जिटी जो है दोबारा उसको रिगेन की थी, तब तो हमने डेथ की बात नहीं की थी। प्लांट सेल की डेथ नहीं होती क्योंकि सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करती है until and unless हम उसको prolonged hypertonic solution में ना रखें तो, ठीक है। सो ये हाइपोटोनिक भी आपको समझ आ गया कि वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड सेल विल स्वेल एंड अल्टीमेटली इट कैन बर्स्ट। सो ये तीनों का कंपैरेटिव डायग्राम है। तो हमने रेड ब्लड सेल्स लिए हैं, यहाँ पे हमने प्लांट सेल्स लिए हैं। अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, आइसो मीन्स कि कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड की क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो हमें पता है कि वाटर विल एंटर इनटू द सेल। अगर एनिमल सेल को हमने हाइपरटोनिक में रखा तो एनिमल सेल स्वेल हो गया और इट कैन बर्स्ट। ऐसे ही जो
प्लांट सेल है वो भी स्वेलिंग हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, लेकिन ये सेल बर्स्ट नहीं करेगा क्योंकि सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है इसको। सिमिलरली इफ़ वी प्लेस द एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, सेल की डेथ हो सकती है। और प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन उसकी डेथ नहीं होगी बिकॉज सेल वॉल प्रोटेक्ट्स इट। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ए प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब आपको यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लेना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे या ड्रॉ करोगे कि हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया है जिसमें सल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। उसमें प्लांट सेल को हमने रखना है, कौन से सेल को रखना है, हमने प्लांट सेल को रखना है जिसके आउटसाइड क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब एक सिमिलर बीकर में हमने एनिमल सेल भी रखना है, तो हमें इनकी शेप ड्रॉ करनी है और दोनों का बिहेवियर बताना है कि प्लांट सेल विल बिहेव डिफरेंटली इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन देन द एनिमल सेल। वाई, अभी हमने बोला कि सेल वॉल के डिफरेंस की वजह से प्लांट सेल का जो डैमेज है वो नहीं होता, एनिमल सेल डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपो में रखा तो वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल एंड द सेल वॉल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम एनिमल सेल को रख देंगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और हमारा सेल बस्ट हो जाएगा, एनिमल सेल। सो दिस इज द डिफरेंस। विच सेल इज फ्लैक्सीड एंड विच सेल इज टर्जिड, आपको दोनों डायग्राम्स देख के बताना है। कौन सा फ्लैक्सीड है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा फ्लैक्सिड सेल है, प्लाज्मोलाइज सेल है, ये हमारा कौन सा सेल है, टर्जिड, ये हमारा है फ्लैक्सिड सेल। ओके, सो इस टाइप से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं 1 मार्क। अनदर क्वेश्चन इज नो अनदर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, इम्बाइबिशन। ठीक है, अब इम्बाइबिशन क्या है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन किया है कि गैसेस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हमने डिफ्यूजन बोला। तो इम्बाइबिशन भी एक टाइप का डिफ्यूजन है इन लिक्विड्स वेयर वाटर इज एडजॉर्ब्ड। अब यहाँ पे आपको इस टर्म का ध्यान देना है, एडजॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स कोलाइड्स। सॉलिड्स में हम कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, causing them to increase in volume but no solution is formed। अब देखो 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इस डेफिनेशन में। एक तो आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में समझना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डी लगा हुआ है, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इससे समझते हैं हम, घर पे आपने देखा होगा हम चने राजमा जो हैं रात को भिगो के रखते हैं, सुबह हम देखते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है चने का या राजमा का, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होता है, जो हमारा बर्तन है वो भरा पड़ा होता है। अगर हमने हाफ बर्तन में डाले तो फुल हुए पड़े होते हैं हमारे चने या राजमा। वो कैसे हुए, इस प्रोसेस से हुए, इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन में क्या हुआ कि जो सरफेस थी, जो चने और राजमा की जो सरफेस है, उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जो सरफेस के पार्टिकल्स थे, कोलाइड्स थे, उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन अंदर कोई सोल्यूशन नहीं बना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। आप देख रहे हो वॉल्यूम यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, और आफ्टर सोकिंग 5 to 7 आवर्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, क्योंकि इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस पार्टिकल्स ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब रेनी सीज़न होता है तो हमारे घरों के जो वुडन डोर्स हैं या विंडोज़ हैं वुडन, वो अच्छी तरह से बंद नहीं होती। अगर वो बंद हुई हैं तो वो बहुत खुलती नहीं है, हमें बहुत जो है प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, जो वुड के पार्टिकल्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर, और उसका वुड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे टाइटनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये भी किस वजह से हुआ, इम्बाइबिशन की वजह से। अब हम देखते हैं कि इम्बाइबिशन का प्लांट्स को क्या फ़ायदा है।
देखो जब सीड्स को हम सॉइल के अंदर डालते हैं, वेट सॉइल के अंदर नमी है जिसमें, तो सीड की जो आउटर सीड कोट है, टेस्टा है, वो भी इम्बाइबिशन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सरफेस में जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो पानी, उस सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है टेस्टा पे, टेस्टा ब्रेक हो जाती है और जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए इम्बाइबिशन इनिशियल स्टेजेस पे। फर्स्ट step in the absorption of water by roots of higher plant is imbibition of water by root hairs। अब देखो ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारा प्लांट्स है छोटा सा, अभी इसकी जो है रूट्स निकली, ये रूट हेयर्स हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं सॉइल से पानी को इम्बाइबिशन से जो है एब्जॉर्ब करेंगे। अब इम्बाइबिशन से, इम्बाइबिशन प्रेशर है जो क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि वुडन जो है हमारी डोर स्वेल हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, उनके अंदर प्रेशर बढ़ गया। उस प्रेशर का एंशिएंट टाइम में बहुत ही जो है यूज़ किया जाता था। इवन बड़ी बड़ी रॉक्स को जो है वुडन के पीसेस से तोड़ा जाता था। अब आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी जो है रॉक है, इसके अंदर ये जो आप होल्स देख रहे हो, इसके अंदर वुडन पीसीज हैं जो इंसर्ट किए गए हैं। इसके ऊपर पानी डालेंगे, वुडन पीसीज हैं जो पानी को जो है इम्बाइब करेंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, इम्बाइबिशन प्रेशर, और रॉक है जो उसके बाद एक सिंगल स्ट्रोक या 2 या 3 स्ट्रोक से ही रॉक है जो पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से इम्बाइबिशन से विदरिंग ऑफ रॉक्स भी होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ठीक है, विदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू इम्बाइबिशन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्बाइबिशन, देखो अफिनिटी होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, किस किस में, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट जिस चीज़ के ऊपर पानी पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड, जो हम लिक्विड डाल रहे हैं, दोनों में अट्रैक्शन होनी चाहिए, तभी इम्बाइबिशन हो सकती है। अब जैसे प्रोटीन जो है उसमें हाई इम्बाइबिशन कैपेसिटी है एज कंपेयर टू स्टार्च। अब इसको हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पी सीड्स हैं हमारे, उनमें प्रोटीन ज़्यादा है, उनको हम अगर पानी में भिगो के रखेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होगा एज़ कंपेयर टू वीट। अगर हम वीट को पानी में भिगोएंगे तो उसकी जो इम्बाइबिशन है, अमाउंट है वाटर का, वो कम होगा, इम्बाइब्ड वाटर। सो प्रोटीन की अफिनिटी वाटर के लिए ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वीट। दूसरा फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमें चाहिए ही कि जो पानी का अमाउंट है, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वैसे और भी जो होते हैं हमारे लिक्विड जो इम्बाइब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो चाहिए ही, फ्रॉम हाई टू लो। अब आप पानी के अलावा अगर मैं ईथर की एग्जांपल लूँ तो ईथर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें अगर हम जो है रबर डालेंगे तो रबर जो ईथर को इम्बाइब करेगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम उसमें वुड डालेंगे तो वुड ईथर को इम्बाइब नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की अफिनिटी नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, अफिनिटी होगी, और टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इम्बाइबेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा इम्बाइब्ड वाटर वो इंक्रीज नहीं होगा। इम्बाइबेशन रेट, इम्बाइबेशन की प्रोसेस है जो फास्ट हो जाएगी। घर पे अगर हम चने भिगोते हैं तो हम थोड़ा सा पानी है उसको गर्म कर लेते हैं, उससे क्या होता है, जल्दी चने हैं जो पानी को इम्बाइब करेंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इम्बाइबेशन बट नॉट द वॉल्यूम ऑफ इम्बाइब्ड वाटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इसको लैब में भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with a new topic. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.